मेरे दादाजी, जिन्हें सब बच्चे बाबा जी पुकारते थे, उनको अगर याद करूं तो उनकी बातें याद आती हैं, ढेर सारी बातें। उनकी कहानियाँ आती हैं याद, जो हमेशा सुनाते थे। जैसे कहानी, हर कहानी लगता था उन्हीं के साथ घटित हो, और वो हमेशा कहानी के हीरो होते थे और दादी हमारी हीरोइन। दादी को प्यार से बुलाते थे मोटर काट। हम सब बच्चे उनके आसपास ऐसे बैठ जाते थे, खूब मग्न होकर उनकी कहानियाँ सुनते थे। पर अब जब बड़ी हुई हूँ तो रियलाइज़ किया कि उनकी जीवन, ये कहानियाँ कई जीवन की कई सीखें दे जाती थी। हमेशा चेहरे पे उनके मुस्कुराहट रहती थी। पतले, गोरे, सिंपल मैन, सिंपल कपड़े पहनते थे। वेजिटेरियन, सादा खाना खाते थे। आर्य समाजी विचार के थे मेरे दादाजी। और ख़ास बात है कि उनके रीडिंग का बहुत शौक़ था। हवेली में एक लाइब्रेरी थी जो मुझे बहुत फ़ैसिनेट करती थी, क्योंकि उसमें थी मेडिकल बुक्स एंड जर्नल्स। तो हम वहाँ बैठ के कोशिश करते थे उनसे कोई बुक ले लें, पढ़ें। और पर पता नहीं क्यों, ये प्रश्न कभी किया नहीं मैंने उनसे, हमेशा मुझे वो आर्ट सब्जेक्ट्स पढ़ने को कहते थे हिस्ट्री पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो। बात करूं तो याद करूंगी उन्हें तो पता नहीं कितनी यादें आती जाएंगी और एंडलेस होंगी। और आजकल मैं अपने फादर में, आई सी हिम अ लॉट इन माय फादर दीज डेज। नमस्कार। वेलकम व्यूअर्स टू माय यूट्यूब चैनल वेलनेस विद डॉक्टर दीप्तिमाला। आज हम एक बहुत ही खास चर्चा करेंगे नीता गोयल के साथ। और हम एक ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्तित्व को याद करेंगे, उनकी बातें, उनकी यादों को संजोएंगे, जिन्हें हम प्यार से बाबा जी कहते थे। हमारे दादाजी, हम दोनों के दादाजी, जिनका नाम था श्री मनोहर लाल गोयल। आज हमने उनके बारे में बात करना इसलिए जरूरी समझा कि उनका बहुत बड़ा परिवार, जो भारत में ही नहीं पूरे आ, दुनिया में अलग अलग जगह पे फैला हुआ है। पर आज जब इतने सालों बाद हम रिकनेक्ट करते हैं तो हम लोगों की बेसिक सोच एक है। नीता, जो मेरे चाचा जी की बेटी है, इसने बचपन से जब से होश संभाला बाबा जी के साथ रही है, तो इसने बाबा जी को बहुत नजदीक से देखा, समझा। हमारा वर्ष में एक बार जाना होता था, हफ्ता 10 दिन रहना। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जनरेशन, हमारे आने वाली जनरेशन्स, वो बाबा जी के बारे में जाने और समझे। तो नीता, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है, अम, आपका तो दिन रात 24 घंटे ही बाबा जी के साथ कटते थे। और हम सबकी परवरिश में और हमारी अपब्रिंगिंग में, हमारे थॉट प्रोसेस में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो बाबा जी की शुरू की जिंदगी के बारे में आप थोड़ा बताएं कि कैसे कम उम्र पे ही उनके पिताजी नहीं रहे तो उन्होंने व्यापार को संभाला, और बहुत कम उम्र में ही उनकी शादी हो गई, तो कैसे सारी पारिवारिक जिम्मेदारी भी निभाई। जी नीता। नमस्कार। नमस्कार। मैं नीता। आज हम बाबा जी की बात कर रहे हैं और मैं उन्हें प्यार से बाबा जी को भी मैंने छोटा कर दिया था, बाजी ही बुलाती थी। तो मैं बाजी ही कहूंगी उन्हें, अभी भी बात करते हुए भी। तो उनके बारे में बात करना ही मुझे बहुत ही प्यार से भर देता है, क्योंकि मुझे लगता है, नहीं, मैं ये मानती हूँ कि आज मैं जो हूँ वो उसके पीछे बाबा जी हैं, कहीं ना कहीं रादर। आज जो मेरी पहचान है वो है एक लिटरेचर के टीचर की। इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, तीनों तरह के लिटरेचर पढ़ती हूँ मैं। और जहां मैं पढ़ाती हूँ, जहां मैं रहती हूँ, वहां मैं अपने लिटरेचर के टेस्ट के लिए जानी जाती हूँ। और वो टेस्ट मुझे बाबा जी से मिला। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आज की जो मेरी पहचान है, आज की जो नीता है जिसे लोग जानते हैं, वो बाजी की वजह से है। आपने बात की कि उनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में। हाँ, तो वो 13 या 14 साल के रही होंगे जब उनके पिताजी
का स्वर्गवास हुआ। और जो पिताजी थे उनके, यानी हमारे पापा के पापा जी, वो लेट 30s में ही थे, वो भी बहुत छोटी उम्र में चले गए। बाजी हमारे 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। और जो फैमिली थी उस वक्त, वो जॉइंट फैमिली थी उनकी, जिनके जो मुखिया थे वो बाबा जी के ताऊजी थे, ताऊजी और ताई जी थे। तो जो बाजी हमें कहानियां सुनाया करते थे कि उस वक्त जो दादा थे हमारे, वो अपने फादर की तीसरी या चौथी औलाद थी और पहला बेटा। और उनका जन्म उस वक्त हुआ जब उनके ताऊजी के बच्चों की शादी भी हो चुकी थी। उनके ताऊजी के बच्चे, उनके ताऊजी के बेटे इतने बड़े थे उनसे। और एक बिजनेस फैमिली थी। और कहीं ना कहीं इस बात की शंका थी कि जैसे होता है कि भाइयों भाइयों में बिजनेस में हिस्सेदार आ गया था उनका, तो ऐसा समझा गया कि इनकी जान को घर में खतरा हो सकता है, और उनको किसी को पालने को दे दिया गया। गांव में ही एक ब्राह्मण परिवार था, उनको उनको पालने को दे दिया गया। तो जो उनका शुरुआती जीवन है और बचपन है, वो उस परिवार में बीता। और अपने घर में वो रहने लगे जब उनकी शादी हुई। वो 16 साल के थे जब उनकी शादी हुई, वो 16 साल के थे। तो जो जो बाजी हमें बात सुनाया करते थे कि वो जो हिस्सेदारी का जो था, उनके फादर की डेथ के बाद जो उनके भाई थे, ताऊजी के बेटे, उनको लगा कि मतलब हिस्सेदारी का, पैसे की बंटवारे का, जायदाद के बंटवारे का, बिजनेस के बंटवारे का, इतने सारे मुद्दे थे कि जो उनके ताऊजी थे उनको लगा कि इनको थोड़ा दूर भेज दिया जाए तो अच्छा है। तो उनकी दिल्ली और आसपास के इलाकों में, रोहतक में एक प्रॉपर्टी थी, लेकिन उनको उनके जब बिजनेस का बंटवारा किया गया तो उनको यहाँ दूर पंजाब, मुक्तसर में, जो साउथ पंजाब में बहुत ही रिमोट एरिया है, वहां भेज दिया गया। मतलब ताऊ जी ने कहा कि तुम वहां चले जाओ। जो बिजनेस का बंटवारा किया उसमें बाबा जी को यहाँ भेज दिया, और जो उनके ताऊ जी के भाई थे, वो जो उनकी सेंट्रल जगह थी वो वही रहे। बाबा जी ने इस बात का कभी, जब भी सुनाई ये बातें सारी की सारी, बिजनेस राइवलरी की या घर में बंटवारे की, मैंने कभी उनके मन में कोई कड़वाहट नहीं देखी या फिर कोई गिला भी नहीं था। बस वो जैसे किसी कोई बात बताया करते थे वैसे बताया करते थे कि फिर मैं यहाँ आ गया। और फिर जो हमारे सबसे बड़े ताऊ जी थे, सिर्फ उनका जन्म हुआ था उनके पुराने घर में। और बाकी सारे जो 8 भाई बहन थे हमारे पिताजी, वो बाकी 7 का जन्म यहाँ हुआ मुक्तसर में आने के बाद, जैसा कि दादी बताया करती थी हमें। तो जो 5 भाई बहन थे उनकी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई, 3 भाई और 2 बहनों की। तो सबसे बड़े होने के नाते सारे काम किए, अपने 8 बच्चे और भाई बहन सबको पाला, सबकी जिम्मेदारियां निभाई। लेकिन उनके शांत जो था उनका मिजाज, उसमें कभी कोई फर्क नहीं आया। जी, बचपन की मेरी जो भी यादें हैं, हेलो। कभी मैंने कभी भी बाबा जी को गुस्सा होते कभी नहीं देखा है, किसी पर भी, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बिल्कुल बच्चा भी। हो। हर चीज के लिए उनको देखकर ऐसा लगता था सब कुछ बहुत आसान है। कभी उनसे कुछ पूछो तो हाँ, मजाक बिल्कुल बिल्कुल। ये जरूर कह देते थे कि क्या चल रहा है बाबा जी, तो कहते थे घसर मसर चल रही है, जिंदगी की घसर मसर। अब समझ आता है। हाँ, अब समझ आता है शायद ये जो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इनको वो बड़े प्यार से घसर हाँ मसर जी। कह देते थे, जो छोटे बच्चों को एक मजाक लगता था। दूसरा, उनकी जो दादी जी के साथ रिलेशनशिप थी वो बहुत ही प्यारी थी। वो दोनों आ, दोस्त ज्यादा लगते थे। तो इसके बारे में आप थोड़ा बिल्कुल। बताइए। हाँ, दादी के साथ उनकी मैरिड लाइफ रही 72 साल, 72 ईयर्स। हम्म। 72 ईयर्स की मैरिड लाइफ जी दोनों ने। और मैंने उनको हमेशा ही झगड़ते देखा, मतलब दोनों को नहीं, दादी को। हाँ दादी बाजी से झगड़ती थी और बाजी हंसते रहते थे। हाँ और हाँ। वो इतना मतलब हक रखती थी, या कभी कभी नखरा भी करती थी कि जब सोती थी तो खुद चादर नहीं ओढ़ के सोती थी।
बाजी को कहती थी कि जब चांद सिर पे आए तो मुझे चादर ओढ़ा देना। हमेशा हमेशा हर रात जब वो सोती थी वो यही कहती थी, और बाजी कहते थे हाँ तू सो जा मैं उड़ा दूंगा, और वो उड़ाते भी थे। मतलब मैं मुझे याद नहीं कि दादी की किसी भी बात को कभी भी उन्होंने ना किया हो, या दादी के किसी भी झगड़े का गुस्से से जवाब जवाब दिया हो। दादी जब भी कहती थी कि तू ये नहीं करता, वो दोस्तों की तरह ही, जैसे क्योंकि वो दो लोग आज मुझे समझ में आती है कि वो दो एडोलेसेंट में जब इकट्ठे हुए और साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ जवान हुए, साथ साथ बूढ़े हुए, तो उनका वो टिपिकल हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप नहीं था। हाँ, जब जरूर कोई बाहर का आ जाता था तो फिर दादी बड़ी मुश्किल से आप कहती थी, नहीं तो घर में तू ही कहती थी, तू ऐसे नहीं करता, मैंने अंगूर मंगाए थे तू लाया नहीं, या मैंने आज मेरा मीठा खाने का मन था तो क्या हुआ, मेरे को शुगर है, मीठा खाने का मन तो सबका कर सकता है, तो तुझे तो लाना ही चाहिए था। तो फिर बाजी कहते थे अच्छा मैं अभी गया, अभी वापस लाता हूँ। तो वो जाते थे और फिर लेके आते थे। तो उनका जो था रिलेशनशिप, मुझे लगता है चाहिए जब हम एक रिश्ते को दायरों में बांध देते हैं तब वो बिगड़ता है। लेकिन उनका जो रिश्ता था वो खुला था, दोस्ती की तरह। दोस्ती में कहीं भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, सिर्फ दोस्त का करना होता है, आपको मन रखना होता है, और दोस्त के लिए कुछ भी कर जाना होता है बदले में कुछ चाहे बगैर। तो ऐसा था उनका रिश्ता। जिसे मुझे आजकल लगता है लोग, कि सारी वाइफ्स को उनको देख के सीख लेनी चाहिए। हाँ, जिसे अनकंडीशनल लव कहते हैं आजकल, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। तो इसकी बात बहुत होती है, पर लोग इसको यस। अपनी जीवन में अमल करने में उनको काफी दिक्कत आती है। दूसरा, हाँ अ, जी। इतना सब, इतना अपना व्यापार और अपना पारिवारिक जीवन इतने तसल्ली से निभा लिया। स्ट्रेस शब्द पूरे परिवार में दूर तक कहीं नहीं था। आजकल हर काम में स्ट्रेस होता है। तो ये दिमागी सिर्फ एक सोच है या एक फैशन है? तो मैं चाहूंगी आप दादाजी की क्या लाइफस्टाइल थी, क्या दिनचर्या थी, उस पर थोड़ा बताएं सबको। उनकी जो दिनचर्या बताने से पहले मैं एक बात बताती हूँ आपको। हम्म। मेरे टीचर्स एमए में जिनसे मैं पढ़ती थी वो अक्सर मेरे घर आया करते थे, और मतलब हमारे घर आया करते थे, मेरा क्या आपका भी घर है, हमारे घर आया करते थे। तो मेरे एक सर थे डॉक्टर दर्शन सिंह, मतलब हैं अभी भी। तो वो अक्सर वो दादाजी के पास बैठ के बहुत खुश होते थे। तो और उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि ही इज नॉट बॉडी, ही इज माइंड। द वे ही लिव्ड, ये एक सेंटेंस में अगर हम समझे तो बयान हो जाता है। क्योंकि माइंड यानी जो आसपास हो रहा है उसको वो अपने शरीर पे या मन पे कभी हावी नहीं होने देते थे। उसका तरीका ये था, उनका तरीका, कि वो उनका अपना एक रूटीन था, और उस रूटीन में वो हमेशा कुछ भी हो वो उसी रूटीन में रहते थे। सुबह 4 बजे उठना, उनको पढ़ने का शौक था, उनकी अपनी एक लाइब्रेरी थी, वो सुबह पढ़ते थे, फिर सैर को जाते थे, आके चाय ब्रेड खाते थे, एक्सरसाइज करते थे। वो उनका कितनी भी सर्दी हो, आंधी तूफान मीह बारिश, कोई घर में आया है कोई गया है, वो उनका रूटीन कभी नहीं टूटता था। उनको, मुझे हैरानी होती थी, उनको बहुत सर्दी लगती थी, बहुत सर्दी, लेकिन वो उतनी सर्दी में भी 4 बजे उठ के सैर को चले जाया करते थे जब धुंध और कोहरा होता है। तो मैं सोचती थी कि बाबा जी यूं तो करते हैं, बहुत सर्दी है बहुत सर्दी है, लेकिन 4 बजे कैसे उठ जाते हैं इतनी सर्दी में। तो ये उनका माइंड था। उनको उस वक्त वो ये नहीं कहते थे हाँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, उन्होंने उठना है तो उठना है, रूटीन उनका वैसे ही रहना है। और खाने पीने में वो बहुत कॉन्शियस थे। अगर उन्होंने 4 रोटी खानी है, और अगर हम कहते हैं कि बाजी आज तो लड्डू भी है, हाँ लड्डू, तो ऐसा कर बेटा, एक रोटी कम देना, एक लड्डू दे दे, एक रोटी कम देना। यानी अगर वो अपनी पसंद की चीज खाएंगे तो उसको उसे डाइट में खाएंगे, ओवर ईट कभी नहीं करते थे, कभी भी नहीं। और जो ओवर
ईटिंग की जो बात है वो उनकी इमोशंस पे भी लागू होती थी। उनकी इमोशंस भी ना कभी एक लेवल से लो जाती थी, ना कभी हाई जाती थी। यानी जिसे हम कहते हैं ना समभाव में रहना, समभाव। आप ना खुशी में बहुत खुश हो और ना ही दुख में बहुत दुखी। तो ऐसे थे। और जब हम लोग किसी बात को लेके बहुत परेशान होते थे तो वो कहते थे कि मार झाड़ू सो जा। ये उनका पेट डायलॉग था, मार झाड़ू सो जा। कि शाम को जब सोने का वक्त हो आप सारी बातें भूल के सो जाओ, सुबह सोचेंगे। और हैरानी की बात यह है कि सुबह तक वो प्रॉब्लम रहती नहीं थी। बहुत सारी चीजें जो रात को बहुत भारी लगती हैं, बहुत मुश्किल लगती हैं, आप जब बाजी कहते थे सो जा और मैं सो जाती थी। और सुबह जब मैं उठती थी बाजी कहते थे हाँ अब बता क्या बात है। तो मैं कहती थी अब तो कोई बात ही नहीं है, रात को थी बात तो। तो क्योंकि मैं हमेशा ही दादी बाबा के पास सोती थी, उनके साथ सोती थी। हम्म। तो जो तो आज तो आजकल उनसे मुझे लगा कि हम्म जो आजकल रात को बिस्तर पे कोई बात लेके नहीं जानी। जब आपने हाँ, जी हाँ जी, हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ, आजकल जो इतना कॉन्सेप्ट है हाँ जी माइंडफुल दीदी ईटिंग, कहें आप क्या कह रहे हाँ, थे। माइंडफुल ईटिंग जिसको कह रहे हैं आजकल, जो इतना है कि माइंडफुल ईटिंग करिए, है ना, ये कोई नई चीज नहीं है। ये शुरू से होती आ रही थी। हाँ और जी। उनकी अगर हम्म, हम दिनचर्या देखें, उनका स्वभाव हाँ देखें, तो बिल्कुल सनातनी जिसे कहते हैं, बिल्कुल उस हिसाब हाँ से जी। उनका था। अच्छा, अब एक बात, उनकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, पर वो हाईली एजुकेटेड और हाईली नॉलेजेबल थे। जैसे आपने शुरू में कहा हम्म, कि आपका जो लिटरेचर में इतना इंटरेस्ट है वो बाबा जी की वजह से है। मुझे हाँ उनकी जी। ये लाइन आज भी याद है, उनको लिटरेचर से विशेष प्रेम था। और हम्म, हमेशा कहते थे, इट्स द लॉयर्स हु गवर्न द डेस्टिनी ऑफ दिस वर्ल्ड। तो वकालत और इन सब चीजों में उनको बहुत ही एक स्पेशल लगाव था। पर साथ ही साथ हाँ जी। साइंस में भी इतनी रुचि, साइंस की इतनी बुक्स पढ़ना। जैसे हम लोग उनके एक बेटे की, कुछ मतलब दो बेटों की बेटियां डॉक्टर, एलोपैथी डॉक्टर्स बनी, तो उसका भी उन्हें पूरा ज्ञान होना। हाँ जी। उनकी लाइब्रेरी में हर ढंग की किताब होती थी। तो बिल्कुल हाँ जी। बहुत ही मतलब बहुत ही नॉलेजेबल थे।